हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनरियाज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी मेरे साथ इस सब्जेक्ट में जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट वालों बच्चों के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और सबसे पहला पेपर भी इसी का होने वाला है, मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अभी तक अपन ने मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लेआउट देख लिया है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देख ली है कि मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं, प्रोसेस, रॉ मटेरियल, इनपुट, ये सारी चीज़ें देख ली। आइए देखते हैं, ये यूनिट काफ़ी बड़ी होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा मतलब ये वीडियो अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये एक तरीके से मोस्ट रिपीटेटिव जो क्वेश्चन है वो सेकंड और थर्ड यूनिट से ज़्यादा ही पार्ट सी में देखने को मिलते हैं। और अगर अभी तक बुक परचेस नहीं करी है, अभी भी आप परेशान हो रहे हो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का एग्ज़ाम आ गया है और हम कहाँ से बुक्स ले सकते हैं, तो ई बुक्स और हार्ड कॉपीज़ दोनों ही अवेलेबल हैं। 849 में पूरा कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेस प्लानिंग। अब देखिएगा, प्रोसेस को प्लान करना। अब प्रोसेस क्या हो सकती है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसकी प्रोसेस, है ना। उस प्रोसेस की प्लानिंग, यानी कि प्रोसेस में ए प्रोसेस फर्स्ट होगी, फिर बी होगी, फिर सी होगी, फिर डी होगी। कौन कौन सी प्रोसेस होगी। अब जैसे कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होगा। सबसे पहले जो कॉटन आएगा, कपड़ा आएगा। चलो अगर और पहले चलते हैं, कॉटन से थ्रेड बनेगा, थ्रेड यानी धागा बनेगा, धागे से फिर कपड़ा बनेगा। कपड़ा बनने के बाद फिर क्या होगा, उसका कलर होगा, कलर होने के बाद उसकी कटिंग होगी, ठीक है। कटिंग होने के बाद फिर स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग होने के बाद फिर आयरन होगा, आयरन होने के बाद फिर वॉश होता है और फिर एक बार और आयरन किया जाता है। 2 या 3 बार आयरन किया जाता है, डिपेंड करता है कौन से क्लॉथ के ऊपर करा जा रहा है ना। यूजुअली जो होता है 2 बार आयरन किया जाता है, कुछ कपड़ों के अंदर एक ही बार आयरन होता है और आजकल तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो ये फिर आयरन हो गया, फिर पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाता है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने के 3-4 प्रोसेसेस करे जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इनमें फर्स्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी और लास्ट प्रोसेस कौन सी होगी। फर्स्ट प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस में कहाँ पे लौट जाएगा, थर्ड में कहाँ लौट जाएगा, क्वालिटी चेकिंग कहाँ पे होगी, क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट कहाँ दिखा जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ कहाँ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, प्रोसेस प्लानिंग के अंदर करी जाती हैं। और ये पूरा एक तरीके से ब्लूप्रिंट बता देता है कि इतने हमको यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और इसके लिए पर्टिकुलर हमारा ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। तो प्रोसेस प्लानिंग किसके बीच में ब्रिज है, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के। हम ये बनाने वाले हैं और हमने ये बनाया, तो बेसिकली इसका पर्पस होता है कि जो आइडिया होता है उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि अगर हमको प्रोसेस की प्लान कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है। इसके अलावा की स्टेजेस अगर आप बात करी जाए, की कंपोनेंट्स की बात करी जाए, बहुत इजी है ना। देखिए ये सब्जेक्ट भी बहुत इजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे को केवल ध्यान से सुनते हुए चले जाएंगे तो काफ़ी आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। की स्टेजेस में प्रोडक्ट का पहले एनालिसिस करना होता है, जहां पर हम ये ट्राई करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है, कितने वेराइटी में बनाना है। लाइक कि अगर शर्ट बनाने है तो उसकी प्रोसेसेस अलग होंगी, कार बनानी है तो उसकी प्रोसेसेस अलग होंगी, बाइक बनानी है उसकी प्रोसेस अलग होगी, मोबाइल बनाना है उसकी प्रोसेस अलग होगी। तो प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी हमको सेलेक्ट करनी है उसका अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। ये हमारे प्लांट के लेआउट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, सारी चीज़ें। फिर उन सारे प्रोसेस करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम एक ऑपरेशन का प्रोसेस फाइनल कर देते हैं और उससे गोन थ्रू होते हैं। फिर उसमें कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी उस प्रोसेस में, ये प्लानिंग का हिस्सा हो गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एक फॉलोअप कर ली जाती है कि हाँ ये प्रोसेस इस तरीके से खाना बनाया जाएगा या इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉलो किया जाएगा। खाना इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो एक चेन सिस्टम होता है, यानी कि आप पिज़्ज़ा हट ले लीजिए या मैकडी ले लीजिए, जो चेन सिस्टम में वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस, ये फोर्थ प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो कर ली जाती है जो एक मेन यूनिट में होती है और जब हम सब यूनिट इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो कर दी जाती है। और टाइम का एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और उसके अकॉर्डिंग फॉलोअप, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन सब कुछ किया जाता है। अब प्रोसेस का प्लान हो जाएगा तो बहुत सारा बेनिफिट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, कॉस्ट सेविंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बजटेड कंट्रोल होएगा, क्वालिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेनिंग करने में हेल्प होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है।
नेक्स्ट आ जाती है आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग बेसिकली आज सारी जो प्रोसेस प्लानिंग है वो कंप्यूटर एडेड हो गई है। यहाँ पर कंप्यूटर की हेल्प लेकर, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर जब हम प्रोसेस को प्लान करते हैं तो वो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग कहलाता है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें असिस्ट करती है प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पार्ट और प्रोडक्ट। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या कर देती है? अब एक नॉर्मल सी बात है, आजकल यही सारी चीज़ें कंप्यूटर एडेड ही हम प्रोसेस प्लान करते हैं। आज किसी को कह दिया कि प्लान करो तो वो सबसे पहले एक्सेल खोलेगा, उसके अंदर डाटा एंट्री करेगा, उसके बाद वो प्लानिंग बताएगा हाँ सर ऐसे ऐसे किया जा सकता है, और फिर पीपीटी के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो खैर, बट अपने बुक के अंदर दिया हुआ एक प्रोसेस प्लानिंग दिया हुआ है और कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग दिया है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँ। तो अब कंप्यूटर एडेड होगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, डॉक्यूमेंटेशन कम होगा और नॉलेज कैप्चर होगा। अब कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के क्या है? वेरिएंट कंप्यूटर एडेड जनरेटिव। वेरिएंट का मतलब कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान सिमिलर पार्ट्स के लिए तैयार कर दिया जाए, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट उनमें से चूज कर लिया जाए। और जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीन डिसीजन रूल द सिस्टम जनरेटिव न्यू प्रोसेस प्लान फॉर द स्क्रैच एंड द बेस्ट। दोनों ही चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग वैसे तो एक ही प्रोटोटाइप होता है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसके टाइप्स भी बताए गए हैं। लाइक वेरिएंट कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग ये होता है कि हम प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट बी के लिए, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के लिए हम एक सिस्टम बना देते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट आएगा तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, ये प्रोजेक्ट आएगा तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रोजेक्ट बी आएगा तो ये प्रोसेस होगा, प्रोजेक्ट सी आएगा तो ये प्रोसेस होगा। और जनरेटिव कंप्यूटर एडेड यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं, हम केवल इमेजिनरी कर रहे हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। लाइक कि हमारी डिमांड आई नहीं थी, उससे पहले हमने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं, अपन ये सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट भी कम अवेलेबल हैं, फिर भी अपन इसके वीडियोज़ और बुक्स अवेलेबल कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, और फिर भी इसके कॉलेज के अंदर भी बड़ी चीज़ें समझने में आती हैं कि ना फैकल्टी मिल पाती हैं, और बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं होते क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में रहती है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इसके अंदर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा टेक्निकल बंदा हो जाता है तो प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, काफ़ी क्रीम जॉब भी इसके अंदर मिलती है, ठीक है। क्योंकि मेरे पिताजी भी एक ऑपरेशन मैनेजर के हेड से रिटायर्ड हुए हैं, तो मेरे एकदम स्टडी में तो नहीं, लेकिन एक कह सकते हो घर के वातावरण के अंदर ये पूरा सब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट हो जाता है की फीचर्स। अब की फीचर्स क्या हैं? कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, प्रोसेस की लाइब्रेरीज होती हैं। प्रोसेस की लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पर क्या है? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स होता है, एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑफ प्लान, स्टैंडर्ड ऑफ प्लानिंग फिक्स्ड होती है कि ये 4 चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। अब आप जैसे कि किसी इस्टेब्लिश कंपनी के अंदर जाइए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी इस्टेब्लिश कंपनी के अंदर जाइए, आप टाटा के अंदर जाइए, आप किसी भी एमएनसी के अंदर जाइए जो कम से कम 5 साल पुरानी हो, 5 साल है ना, ज़्यादा नहीं, 5 साल पुरानी हो, तो आप उस कंपनी में जाओगे तो उसका एक पर्टिकुलर हर एक वर्क को लेके एक स्टैंडर्ड और एक प्रोग्राम और एक प्रोसेस फिक्स्ड होगी कि यहाँ पर अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम है, ये रॉ मटेरियल ये बंदा सप्लाई करता है, फिनिश गुड्स हमको यहाँ देना है, ये प्रोसेस होने के बाद गुड्स यहाँ ले जाना है, यहाँ पर हमको क्वालिटी अश्योर करना है, यहाँ पर हमको प्रोडक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड होती हैं। जबकि हम नोवेल कंपनी या न्यू कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही होती है। तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है कि आपको वहाँ पर एक बंदे को नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। जो दिमाग लगाने वाला काम है वो टॉप मैनेजमेंट का रहता है। यहाँ पर जो मिडिल मैनेजमेंट है उसको तो केवल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने होते हैं, जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी होती है। जबकि नोवेल थिंग, नई इम्प्लीमेंटेशन काम करने का किस में काम होता है? टॉप मैनेजमेंट का, जब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम चल रहा होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी तक तो अपन ने प्रोसेस प्लानिंग देखा था, अब प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि हमने प्रोसेस की भी प्लान का थोड़ा सा अपर एंड कर दिया। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक बैकबोन होता है हर मैन्युफैक्चरिंग का कि हम कितने यूनिट बनाएंगे,
किस क्वालिटी के बनाएंगे, कब बनाएंगे, कितने टाइम के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये सारी की सारी हम प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर करते हैं। कंट्रोल की एक्टिविटी मतलब क्वालिटी एश्योरेंस कौन देगा, उसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी, आउटपुट की जिम्मेदारी किसकी होगी, उसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। अब यहाँ पर क्या फिक्स करती है, इसका फंक्शन क्या क्या रहता है। अगर हम प्रोडक्शन की प्लानिंग कर लेंगे तो उसका फंक्शन क्या क्या है। एक तो राइट प्रोडक्ट बने, राइट क्वालिटी में बने, राइट क्वांटिटी में बने, राइट टाइम में बने और राइट कॉस्ट में बने। याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, 5 R है, ठीक है। क्या क्या है, राइट प्रोडक्ट बने, राइट टाइम में बने, राइट क्वालिटी में बने, राइट क्वांटिटी में बने और राइट कॉस्ट में बने। यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया है, जैसा हमने एस्टिमेट किया है, जितना हमने एस्टिमेट किया है, जब हमने एस्टिमेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी क्वालिटी में हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, ये प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आ जाता है। अब कोर एक्टिविटी क्या क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए। सबसे पहले प्रोडक्शन की जब भी हम प्लान करते हैं, हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो हम हमारा प्रोडक्शन डिमांड करेंगे। जैसे कि अभी अंतिम प्रहार की डिमांड जोरों शोरों पे, तो जल्द से आज से ही शायद वो वीडियो शाम से आने लग जाएंगे कि अंतिम प्रहार के क्वेश्चंस। तो डिमांड का हम फोरकास्ट करते हैं, हमारी मैन पावर का फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर की मैन पावर है ना, और करंट मैन पावर का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसका एनालिसिस करते हैं, उसके सप्लायर्स का एनालिसिस करते हैं, उसकी प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसका एनालिसिस करा जाता है, कैपेसिटी का एनालिसिस किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल का एनालिसिस किया जाता है, और हम फिर प्लान कर लेते हैं। उसके की एलिमेंट्स हो गए किसके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना, वरना पता चला कि मैं आगे बढ़ गया हूँ और आप ये भूल गए। कोर एक्टिविटीज। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही रहता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग की बेनिफिट यही है कि अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रहेगा, कॉस्ट कम जाएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा क्योंकि कॉस्ट कम रहेगी तो प्राइस भी कम रहेगी। नेक्स्ट होता है एग्रीगेट प्लानिंग। अब एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र। जब हम 5-7 चीज़ों को मिला लेते हैं तो उसको एग्रीगेट बोल देते हैं। एग्रीगेट आपके परसेंटेज कितने रहे MBA तक, तो बोलेंगे सर 85, 84, 83, 73, 93, 70, 80, 60, 65, 64। अच्छा, एग्रीगेट बैक कितनी रही सर, हर सेमेस्टर में 1। तो अब ये जोक्स अपार्ट, किसी की भी कभी बैक ना आए, हमारे तो यही इच्छा है, सब मस्त हैं, सब पढ़ाई करें, क्योंकि MBA के स्टूडेंट मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं 12-13 मिनट तक, तो मेहनत तो आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया, समग्र प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग इज द क्रूशियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट फोकस ऑन द मैचिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी विथ एंटिसिपेटेड डिमांड कर्व ऑफ द मीडियम टर्म होरिजन, टिपिकली रेंजिंग ऑफ 3 to 18 मंथ। यानी एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब यहाँ पर जो अपना ये सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट है, यहाँ पर एग्रीगेट प्लानिंग का 3 से 18 महीने के लिए डिमांड को एस्टिमेट करके प्रोडक्शन को प्लान करना एग्रीगेट प्लानिंग कहलाती है। यूजुअली एग्रीगेट प्लानिंग का जो मतलब निकाला जाता है डिफरेंट बुक्स के अंदर, ओवरऑल कंपनी की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टर्म्स के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए प्लान करना ही एग्रीगेट प्लानिंग कहलाती है। ये किसके ऊपर फोकस्ड होती है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर फोकस्ड होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के ऊपर फोकस होती है, आइडियल टाइम या वेस्ट टाइम इसको मिनिमम रखना के ऊपर फोकस होती है। और इसके स्टेजेस क्या है, एक तो लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज है, एक चेस डिमांड स्ट्रेटजीज है और हाइब्रिड स्ट्रेटजीज है। 3 स्ट्रेटजीज आप कह लो या 3 इसके पॉइंट्स कह लो। लेवल कि इतने लेवल तक हमको बनाना है, 70%, 80%, 90%, 50 यूनिट्स, 200 यूनिट, यानी हमने अपने आप को एक गोल सेट किया, उसके अकॉर्डिंग बनाया। सेकंड, हमने डिमांड बोली कि जितनी मार्केट में डिमांड है उतना बनाना है। हमने कोई गोल सेट नहीं किया, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हम हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी ऑर्डर पहले आया, प्रोडक्शन बाद में हो रहा है। और नेक्स्ट होता है हाइब्रिड स्ट्रेटजी। यहाँ पे कुछ हमने पहले से बना के रख लिया, कुछ हमने मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट होता है चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर। अब स्ट्रेटजी जो होती है वो सेवरल फैक्टर पर डिपेंड होती है। कौन कौन से ऊपर, जैसे कि अगर मैं प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहा होता हूँ या एग्रीगेट प्लानिंग कर रहा होता हूँ, तो सबसे बेसिक हमेशा याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है कि डिमांड कितनी होने वाली है प्रोडक्शन में, लीड टाइमिंग कितना लगने वाला है, कॉस्ट कितनी लगने वाली है, बजट कितना लगने वाला है, और अदर सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम दे सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है। यही सारी चीज़ें हमको कंसीडर करनी होती है जब हम प्लान कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल है ना। देखो 15 मिनट तक आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा जाके अपन कोई टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ ये इजी सब्जेक्ट है,
आप इसको टफ मत समझिए, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस ऑलमोस्ट अपनी 50% यूनिट हो चुकी है, 50% और बाकी है, तो इसी तरीके से अपन इसको भी कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मस्त होके सुनिए, एकदम रिलैक्स होके, और थोड़ा सा मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिए। जैसे ही इसकी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसकी PPT भी अवेलेबल करा दूंगा। क्वालिटी मैनेजमेंट की मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दी है। नेक्स्ट आ जाता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब क्या होता है कि प्रोडक्शन की डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, है ना। प्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। कोई A प्रोसेस है, कोई B प्रोसेस है, कोई C प्रोसेस है। अभी 4 ही प्रोसेस में लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। एक शर्ट बनने के लिए 12-13 डिपार्टमेंट होते हैं। एक कपड़ा बनने के लिए भी उसमें 10-12 डिपार्टमेंट होते हैं। कार बनने के लिए 15 से 20 से ऊपर डिपार्टमेंट होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट का अपना एक प्रोसेस होता होगा, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक प्रोसेस होता होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट का काम केवल पेंट करना है, तो डायरेक्ट पेंट तो कर नहीं देते कि आओ गाड़ी चलो पेंट कर दे। अब वो पेंट डिपार्टमेंट है तो पहले उसको क्लीनिंग करी जाएगी प्रॉपर, कहीं पे जो पुट्टी वगैरह का काम है वो किया जाएगा, उसके बाद वो असेंबली लाइन में आएगी, क्वालिटी चेक होगी, उसके बाद उसके पेंटिंग का कार्य एक्टिव किया जाएगा, जो क्लीनिंग का काम होने के बाद। तो हर एक डिपार्टमेंट की एक सर्टेन प्रोसेस होती है, सर्टेन उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, सब किया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट की एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें वो उसकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी। A डिपार्टमेंट की, B डिपार्टमेंट की, C डिपार्टमेंट की, D डिपार्टमेंट की। जब हम सारे डिपार्टमेंट को मिलाकर अपना प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाते हैं कि हमारी एक कार यहाँ से यहाँ आने तक सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने में 7 डेज में रेडी हो जाएगी, ठीक है, 7 डेज के हमारा लॉट रेडी हो जाएगा। अब वो कितनी कार का हो सकता है, अब कार्स कर दो उसको तो 30 कार्स का लॉट रेडी हो जाएगा। उसके बाद ही हम असेंबली लाइन में कुछ चेंज कर सकते हैं। तो जब सारी एक्टिविटीज़ मिला के कोई प्लान करा जाए तो वो मास्टर प्लान कहलाता है, और इसी को ही मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बोलते हैं। क्लियर हो गया। द मास्टर इन द वर्ल्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एक्ट्स द सेंट्रल रोड मैप गाइडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी सारी एक्टिविटीज के अंदर अपन ने इसमें प्लान कर लिया है। इसका इनपुट क्या होता है, इसका इनपुट वही है, डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और इन्वेंट्री लेवल। आउटपुट इसके ऊपर डिपेंड ऑन द कंट्रोलिंग सिस्टम, डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन वेरिएशन, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। ठीक है, अब बेनिफिट क्या रहेगा अगर प्रोडक्शन वेल डिफाइंड, मास्टर प्लान अगर वेल रहेगा तो वही बेनिफिट है, कॉस्ट सेविंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजटेड फ्रेंडली, सस्टेनेबल ग्रोथ, कैपेसिटी इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, मटेरियल मैनेजमेंट बढ़िया होगा, वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया होगा, वेस्ट मिनिमम किया जाएगा। ये उसके बेटर पॉइंट है, मतलब अच्छा मास्टर प्लानिंग शेड्यूल बनेगा तो ये इसके बेनिफिट है। अब एक अगर आपको कह दिया जाए कि आपको मास्टर प्लानिंग शेड्यूल बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनपुट कलेक्ट करोगे, फिर उनको एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करोगे। अब चूज़ किसके बेस पे किया जाएगा, आपके बजट, आपके टाइम, मार्केट की डिमांड, इसके अकॉर्डिंग और आपकी कैपेसिटी, इसके अकॉर्डिंग चूज़ किया जाता है प्लान, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसका फॉलोअप और एक्शन होगा। यही सारी एक्टिविटी है। ठीक है, कोई इसमें अब लीड टाइम मैनेजमेंट का कंसिडरेशन का मतलब कि प्रोसेस ए में 20 मिनट लगेंगे, प्रोसेस बी में 30 मिनट लगेंगे। अपन ने जैसे 7 दिन लिए थे, प्रोसेस ए में 4 दिन हो गए, प्रोसेस बी में 1 दिन हो गया, सी में 1 दिन हो गया, डी में 1 दिन हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। ये प्लान तो आप बना ही लोगे। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब एमआरपी का मतलब तो वैसे अपन जो नॉर्मल भाषा में लेते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एमआरपी याद रखना, अपन सब्जेक्ट अलग करें तो कुछ जो इकोनॉमी होती है वो बदल जाती है। एमआरपी का मतलब यहाँ पर हो जाता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, उसके लिए प्लान करना। अभी तक अपन ने 2 प्लानिंग देख ली। कौन कौन सी प्लानिंग देख ली है, एक तो अपन ने प्रोडक्शन की प्लानिंग देख ली है, ठीक है, उससे पहले अपन ने प्रोसेस की प्लानिंग देख ली थी, उसके बाद अपन ने मास्टर प्लानिंग भी देख ली। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि भैया ये प्लान तो ठीक है, लेकिन आपको रॉ मटेरियल को भी प्लान करना है। तो रॉ मटेरियल की प्लानिंग भी सेम फंक्शंस पे डिपेंड करेगी, डिमांड फोरकास्टिंग पे, हमारी कैपेसिटी पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ पे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा अगर हम रॉ मटेरियल को प्लान कर लेंगे? रॉ मटेरियल को प्लान करने पे भी वही बेनिफिट है जो सब में है, कॉस्ट सेव होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज मिनिमम रहेगा, है ना, कंट्रोलिंग की बेटर एक्टिविटी होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप लिख ही सकते हो, और बेटर प्लानिंग मिलेगी। अब एमआरपी वर्क कैसे करता है? एमआरपी किसके अकॉर्डिंग होता है? मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम एमआरपी करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, बिल्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चेक होता है, क्योंकि यहाँ पर हम रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लीड टाइम यानी कि कितने टाइम में प्रोडक्ट आ जाएगा और कितने टाइम में हम बना पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, यानी कि अगर 20 दिन में प्रोडक्ट आ रहा है और हम 30 दिन में बना पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला जाता था। एक ऑलरेडी आपने EOQ का 2A ओपन C अंडर रूट में आपने फॉर्मूला देख ही रखा है। खैर अभी वो फॉर्मूले का काम नहीं है, इसलिए अपन ने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा, कर EOQ का यहाँ पर काम रखा जाता है। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन एमआरपी का यही है, रॉ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड होगा? डिमांड के ऊपर। और डिमांड का डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, वहाँ पर आपका जो मीन टाइम है वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि जिसमें आपका प्रोडक्शन हो पा रहा हो। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, प्रोसेस को आप रोक सकते हो, लेकिन जब आपने ऑर्डर दे दिया तो प्रोडक्ट तो आएगा ही, पेमेंट तो करना ही होगा, है ना। और यही इसकी बेसिक पॉइंट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। अभी तक क्या क्या देख लिया? प्रोडक्शन की प्लानिंग देख ली, प्रोसेस की प्लानिंग देख ली, मास्टर शेड्यूल की प्लानिंग देख ली और रॉ मटेरियल की देख ली। अब कह रहा है कैपेसिटी की भी प्लानिंग देख लो। मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स हैं और सब्जेक्ट भी हमारा यही है। कैपेसिटी की प्लानिंग क्या है? एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है दैट इंश्योर्स द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑपरेशन हैज़ द रिसोर्सेज, वर्क फोर्स, इक्विपमेंट एंड स्पेस। यानी कि हमारे पास जो वर्क फोर्स है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है और हमारे पास जो जगह है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी कैपेसिटी की प्लानिंग करते हैं कि इस कमरे के अंदर 70 यूनिट बनाई जा सकती है, क्योंकि मेरे पास ये मशीन्स है। अगर मशीन्स बदल दूंगा तो 80 यूनिट बनेगी और मशीन बदल दूंगा 100 यूनिट बनेगी। अगर मैं लेबर्स बढ़ा दूंगा तो इतने यूनिट बढ़ जाएगी। तो ये कैपेसिटी का हमको हमारे अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। इसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कस्टमर के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी होता है। डिमांड फोरकास्टिंग में हम सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि हम ये सप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर मैं किसी से ऑर्डर ले रहा हूँ तो मैं चेक करते हैं कि हम ये ऑर्डर फुलफ़िल कर सकते हैं कि नहीं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अवेलेबल कराता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ज़्यादा होगा। कैपेसिटी प्लानिंग की स्ट्रेटजी सबसे पहली है लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी। लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी कैसी होती है कि पहले हमने जो 100 यूनिट बनानी है उससे ज़्यादा बनाने की सोचो। 70, 120, 100 यूनिट बनानी है तो 200 बनाने की सोचो, 150 बनाने की सोचो, 120 बनाने की सोचो। मतलब जो डिमांड है उससे हम ज़्यादा बनाने की सोचते हैं, तो वो लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी। यानी कि हमारे पास हमारे पास जो कैपेसिटी है, हम जब उससे ज़्यादा की प्लानिंग करते हैं तो वो लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। लैग कैपेसिटी स्ट्रेटजी, जितना हमारा बन रहा है, याद रखना, दोनों समझा देता हूँ। एक होता है लीड, एक होता है लीड, ठीक है। लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने 100 यूनिट बनाने की हमारी क्या है कैपेसिटी है, तो हम हमारे प्रोडक्शन को इस तरीके से शेड्यूल करेंगे कि 100 से ज़्यादा यूनिट बने, यानी 100 प्लस 120 यूनिट हम प्रोड्यूस कर पाएँ। ये लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी है। जब मैं इसमें आता हूँ लैग में, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन हो गया है, प्रोडक्शन हो गया है। पास्ट डेटा को हम ध्यान में रखते हैं। हमारे को बनाने थे, डिमांड मार्केट में हो सकता है 100 यूनिट की हो, या हमारे को बनाने थे 90 यूनिट, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो 60 यूनिट का हुआ है। तो ये जो गैप आया है 30 यूनिट का, इसको एनहांस करने के लिए जब हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो उसको लैग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों को मैच करना है, 100 ही बनाने थे 100 ही आ रहे हैं, तो उसको मैचिंग स्ट्रेटजी बोल देते हैं। आइए अब एक बार बुकिश फॉर्म के अंदर देख लेते हैं। देखिए
लीड कैपेसिटी स्ट्रेटजी इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंटिसिपेशन इन द फ्यूचर डिमांड, यानी 100 बनाने थे 120 बनाओ 130 बनाओ, यानी ज़्यादा ही बनाने हैं हमको, जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बनाने हैं, जो मार्केट में डिमांड है उससे ज़्यादा बनाने हैं। अब सर कैपेसिटी से ज़्यादा कैसे बनेगा, तो कैपेसिटी से ज़्यादा बनाने के लिए दो तरीके हैं, तो हम हमारे कंपनी को एक्सपांड करें या आउटसोर्स करें। बेसिकली कंपनी आउटसोर्स पे बिलीव रखती है ना, क्योंकि थोड़ा सा चीप होता है। नेक्स्ट होता है लेग कैपेसिटी। अब लेग के अंदर क्या करते हैं, सॉरी, मेंटेन करंट कैपेसिटी ओनली एक्सपर्ट व्हेन एक्चुअल डिमांड इंक्रीज, यानी कि यहां पर क्या है कि हमारी कैपेसिटी 100 की है, 70 ही बना रहे, 80 ही बना रहे, 90 ही बना रहे, कम हो रही है, केवल मैच करने का, जब डिमांड आएगी तब मैच कर देंगे, है ना। इसको लेग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एक तो लीड ज़्यादा से ज़्यादा बना दो, 100 है कैपेसिटी तो और ज़्यादा बनाओ, डिमांड के भी अकॉर्डिंग। अच्छा है, लीड और लेग दोनों डिमांड और कैपेसिटी दोनों में चल जाती है ना। अगर अपन लीड कैपेसिटी में बात करें तो हमारी जो डिमांड है उससे ज़्यादा बना दिया तो लीड कैपेसिटी, हमारी जो डिमांड है उससे कम बनाया तो लेग, और जब डिमांड एक्चुअल डिमांड आएगी तब ज़्यादा बना दो। लेग कैपेसिटी के अंदर आप ऑलमोस्ट कम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। मैचिंग कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि जितनी डिमांड है उतना बना दिया जाए, या हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी बना दो। 100 यूनिट की कैपेसिटी है, 70 यूनिट की कैपेसिटी है, उतना बना दो, डिमांड से बाद में मैच किया जाएगा। लेग कैपेसिटी के अंदर पहले कम बनाया जाता है और फिर डिमांड मैच किया जाता है, और लीड कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बना के रख दो। मार्केट किराने की दुकान पे जाओगे ना तो लीड कैपेसिटी फॉलो करी जाती है, ज़्यादा सामान भर के रखता है। बड़े बड़े होलसेलर्स के पास जाओगे, बड़े बड़े वो किराने का सामान बाहर रखते हैं ताकि ऐसा लगता है दुकान भरी भरी है। क्या है, दुकान भरी भरी है ना। सोने जेवरात के उस पर जाओगे तो वहाँ भी दुकान पे हमेशा लीड कैपेसिटी रखी जाती है। लेग कैपेसिटी कहाँ होती है, लेग कैपेसिटी आप है ना किसी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट के पास जाओ, लाइक क्या आपको कारपेंटर के पास जाएंगे आप, उसको रिक्वायरमेंट आएगी तब वो लेकर आएगा। आप बोलोगे मेरे को एक टी टेबल बनवानी है, आप बोलोगे मेरे को एक डेस्क बनवानी है, आप बोलोगे मुझे एक काउंटर बनवाना है, आप बोलोगे मुझे एक अलमीरा बनाना है, चीज़ें लाएगा, तुरंत बना देगा। वो होगी लेग कैपेसिटी। और मैचिंग द डिमांड के बारे में आप कह सकते हो स्टेशनरी की जो शॉप्स हो गई, या एक ऐसी शॉप्स हो गई जहाँ पर डिमांड को मैच करके प्रोडक्ट रखा जाए, या कपड़ों की दुकानें हो गई जहाँ पर ज़्यादा भी नहीं रखा जाता कम भी नहीं रखा जाता, है ना, जो मैच करके। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है शॉप फ्लोर कंट्रोल ओवरव्यू। अब शॉप फ्लोर कंट्रोल ओवरव्यू का मतलब क्या है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो उसको कंट्रोल करने का। अब वो कंट्रोल करने का वैसे तो कंट्रोल ओवरव्यू भी है, अब पर ये शॉप फ्लोर कंट्रोल ओवरव्यू इज द सेट ऑफ मेथड और सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मॉनिटर, ट्रैक एंड मैनेज प्रोडक्शन एक्टिविटी एट द फैक्ट्री फ्लोर। अब ये फ्लोर है केवल नाम दे दिया है ना, हो सकता है कि मल्टीपल फ्लोर्स पे चल रहा हो सकता है कि सिंगल फ्लोर पे चल रहा हो। जब हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं तो उसी को ही शॉप फ्लोर बोलते हैं। तो ऐसे नाम से कंफ्यूज मत होना, बड़ा ही सिंपल है। शॉप फ्लोर का मतलब है जब हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई कंट्रोलिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसको फ्लोर कंट्रोल एक्टिविटी बोलते हैं। इसके अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट हो सकता है, मटेरियल ट्रैकिंग हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकती है, लेबर मैनेजमेंट हो सकता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकता है और रिपोर्टिंग होगी। कौन कौन सी चीज़ें, देखो इक्विपमेंट का मैनेजमेंट होगा, लेबर का मैनेजमेंट होगा, क्वालिटी का मैनेजमेंट होगा, रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट होगा, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट होगा, यही सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी और ऑर्डर का मैनेजमेंट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा। बनाया कैसे जाता है, लेबर को ट्रैक करके, परफॉर्मेंस को ट्रैक करके, ऑर्डर को ट्रैक करके, क्वालिटी को ट्रैक करके ये बना दिया जाता है। तो इसका एक कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि हम लेबर ट्रैक कर रहे हैं, क्वालिटी ट्रैक कर रहे हैं, ऑर्डर ट्रैक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं। परफॉर्मेंस यानी सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, मशीन्स की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है। तो यही सारी चीज़ें ट्रैक करी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना, मतलब बहुत सिंपल सा पॉइंट था, बार बार शायद दो चार नंबर में पार्ट बी के अंदर बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर। अब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, एक तरीके के बेसिकली डिवाइसेस होते हैं जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लाइक बायोमेट्रिक हो गया, अपना QR कोड स्कैनर हो गया,
ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं ना, रेटिना से जब आइडेंटिफिकेशन होता है, फेस कैप्चरिंग से आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है। ये बेसिकली कलेक्ट करते हैं डेटा को, इसको अपने ऑब्जेक्टिव से चेक करते हैं, कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर और डेटा गैदरिंग में, डेटा एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन। अब इसकी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स भी होती है, लाइक कि जैसे मैंने जिस प्लांट में काम किया कॉटन की मिल के अंदर, वहाँ पे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन था कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है, उसके थ्रेड्स निकले हुए होते हैं, कपड़े के थ्रेड यानी धागे रुई रुई बाहर आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक मशीन बता देती थी कि क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड नहीं बना, आपको केवल उससे प्रोडक्ट को असेंबली लाइन से गुजारना होता था। तो ये एक तरीके का डिवाइस होता है, एक तरीके की मशीनरी सिस्टम है। ठीक है, जो मैनुअल डाटा एंट्री को बाईपास करती है, ऑटोमेटिकली ट्रैक कर ली जाएगी, ऑटोमेटिकली डाटा कंट्रोल कर लिया जाएगा, एनालिसिस कर लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, रियल टाइम विजिबिलिटी रहती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट इससे कम हो जाती है। नेक्स्ट, इसकी कौन कौन सी टेक्निक है ना, ऑटोमेटिक जो है अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक है। क्यूआर कोड का एक स्कैन है जो हर दुकान पे अपन आजकल देखने को जाते हैं, क्यूआर कोड, बार कोड स्कैन। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, लाइक कि रेडियो फ्रिक्वेंसी में आइडेंटिफिकेशन जिसमें वेव्स छोड़ के पता किया जाता है कि ये चीज़ें, लाइक टीवी में अपन वेव्स छोड़ते हैं ना, है ना, वो कौन से सिग्नल्स छोड़े जाते हैं जिसके थ्रू अपना चैनल चेंज हो जाता है, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। क्यूआर कोड स्कैनर्स, बार कोड स्कैनर्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, जो एटीएम कार्ड्स वाले मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, पहले तो वैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के मेरे फादर ने यूज़ कर रखे हैं, इसलिए एक तरीके का कार्ड ही आता था एटीएम तरीके का, उसको पंचिंग मशीन के अंदर डाल देते थे जिससे ये सारी चीज़ें होती थी। स्मार्ट कार्ड्स हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए, थंब इम्प्रेशन, ऑप्टिमम कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है कि ये वर्ड्स लिखें, आपने फ़ोटो खींचा और गूगल पे गए टेक्स्ट के ऑप्शन से, तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से बताता है भैया इस पर क्या लिखा हुआ है। वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारे के सारे किसकी टेक्निक है, ये सारी की सारी आपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ये है और इसको कंट्रोल करने में हेल्प हो जाती है। अब जैसे कि स्कैन करने वाला, आप सोचिए एक जना वहाँ पर अगर हिसाब बना रहा होता है तो डीमार्ट में कितनी भीड़ बढ़ जाएगी। तो स्कैन किया प्रोडक्ट गया, स्कैन किया प्रोडक्ट गया, स्कैन किया प्रोडक्ट गया। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ है इसका, एप्लीकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एप्लीकेशन होता है, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, एक्सेस कंट्रोल में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में, जहाँ भी आपने क्यूआर कोड देखा है वहाँ पे आप इसको लग सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सप्लाई चेन, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जैसे हम भी बुक्स देते हैं तो उस पर एक क्यूआर कोड होता है, अमेज़ॉन हमको क्यूआर कोड प्रोवाइड करता है, शिप रॉकेट के थ्रू हमको क्यूआर कोड मिलता है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं और आप भी इसको ट्रैक कर पाते हैं और वो स्कैन होके जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका नाम लिख दिया और कोरियर से भिजवा दिया, वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस होता तो वो भी है लेकिन टीडियस। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आ जाते हैं बारकोड टेक्नोलॉजी। तो बारकोड इज ए काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इनेबल्स अस टू एक्सेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द एक काइंड ऑफ कोड, यानी कि हम डेटा एक कोड, अगर हमको बारकोड मिल जाता है तो हम उस पूरी डेटा की हिस्ट्री निकाल सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी यूज टू एनकोड इन्फॉर्मेशन विजुअल पैटर्न रीडेबल बाय मशीन्स। अब ये रीडेबल बाय मशीन्स होती है ना, बारकोड तो अपन रीड नहीं कर पाते नॉर्मलाइज है, क्योंकि ये बारकोड की ये इस तरीके का आपको बारकोड देखने मिलता है। अब यहाँ पर ये बारकोड टेक्नोलॉजी अपन नॉर्मल रीड नहीं कर पाते, लेकिन मशीन बता देती है कि इसके अंदर क्या लिखा है। अगर ये नॉर्मल क्या, अगर किसी को भी परेशानी होती है तो बारकोड एक तरीके के फ़ॉन्ट ही होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे फ़ॉन्ट की अपन ने एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसी डिफरेंट स्टाइल देखी, थोमा, तो ऐसे ही ये बारकोड एक तरीके के फ़ॉन्ट है जो मशीन रीडिंग के लिए इजी होती है और वो टेक्नोलॉजी बारकोड रीडिंग कर पाती है। सिंबोलिज्म होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनर्स और एक रीडर्स होते हैं जिनके द्वारा हेल्प करती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ट्रैकिंग हो पाएगी, स्पीड होगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेगी, कॉस्ट बचेगी और काफ़ी ईजी है यूज़ करना। कोई भी इसको बारकोड को स्कैन करेगा तो वो प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, एंटर किया, उसकी प्राइस आ गई, उस पर डिस्काउंट आ गया, एंटर हो गया। एप्लीकेशन कहाँ होगा, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में और ट्रांसपोर्टेशन में,
सारी जगह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इज अ पावरफुल आइडेंटिफिकेशन टूल, डाटा कैप्चर टेक्नोलॉजी है, रेडियो वेव्स छोड़ी जाती है ना, बारकोड्स के जैसे नहीं होता है ये, मतलब एक तरीके की रेडियो वेव्स छोड़ी जाती है जिससे हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। लाइक एक्सरे की मशीन आप एक एग्जाम्पल के लिए समझ लें, है ना लेकिन ये रेडियो फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कह सकते हो अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल फ्रीक्वेंसी छोड़ के आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। यूजुअली ये यूज़ करा जाता है, आप कह सकते हो हमारी आर्मी के द्वारा यूज़ करा जाता है, ग्रेटर क्वालिटी कंट्रोल की टीम के द्वारा ये यूज़ करा जाता है, जिसमें हमको प्रोडक्ट को कोई चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट को एनालिसिस करने के लिए, उसको क्वालिटी चेक करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी उस पर दी जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच टू द ऑब्जेक्टिव, माइक्रोशिप स्टोरिंग डेटा, एंटरिंग एंटीना, ठीक है, वही सिंपल कि रेडियो काम कैसे करता है, डेटा जाएगा एंटीना से रिसीव होगा और वापस आएगा। और रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है, इसमें एक रीडर होगा, एक स्कैनर होगा। स्कैनर होता नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में जाए ऐसा जरूरी नहीं, जैसे वाईफाई है। अब मोबाइल से वाईफाई जो कनेक्ट है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मान के चलिए, है ना। वैसे तो उसके सिग्नल्स अलग यूनिट पे चलते हैं, इंफ्रारेड पे चल रहे होते हैं बहुत से। इंफ्रारेड पे पहले इंफ्रारेड, ब्लूटूथ से पहले इंफ्रारेड था, याद रखना, याद होगा किसी किसी को कि पहले मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा आज तो वाईफाई के थ्रू हो रहा है, उससे पहले थोड़ा ब्लूटूथ के थ्रू था, उससे पहले इंफ्रारेड था। यानी एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल अगर जाना होता तो दोनों मोबाइल को ऐसे चिपका के पास में रखना पड़ता था, और इंफ्रारेड के थ्रू दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफर होता था। तो नॉन लीनियर स्टेट रीडिंग होती है, फास्टर होता है, ये एक्यूरेसी बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, लॉन्गर रीड रेंज होती है। बेसिकली कहाँ पे इसका यूज़ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसेट ट्रैकिंग, एनिमल आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ हो रहा है। शेयर घूम रहा है कहाँ पे पता कर लो, एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। अब ये सर अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ काम आएगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी से ऑटोमेशन कंपनी पता कर लेती है कि कौन सा प्रोडक्ट अभी कहाँ चल रहा है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि डिफेक्ट होने पे उसके कलर चेंज हो जाता है। आप ये जब प्लास्टिक के आइटम्स बन रहे होते हैं, वाटर बोतल का कोई भी प्लांट देखोगे तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी करी जाती है, जिससे वो जो वाटर बोतल है अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो वाटर बोतल अलग हो जाएगी। बनानाज, मैंगोज़, पटेटो, इनमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसी मूव करी जाती है, जिससे कि जो ख़राब वाले मैंगो होंगे या ख़राब वाले पटेटो होंगे, ख़राब वाले बनाना होंगे, वो अलग हो जाएंगे, और चिप्स जिनके बनाने हैं या शेक जिनका बनाना है वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वहाँ यूज़ करी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एक लार्ज स्केल में यूज़ करी जाती है। नट शेल के अंदर वही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक्यूरेसी बढ़ाएगी, बजटेड कंट्रोल देगी, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम करेगी, एफिशिएंसी प्रोवाइड कराएगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करेगी। आई होप सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। अगर कभी डिसएडवांटेज पूछ लिया जाए तो हमेशा कॉस्ट इशू, कॉम्प्लेक्स, टेक्नो फ्रेंडली होना जरूरी है, यही सारे पॉइंट अपन को लिखने। क्लियर हो गया? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहाँ पे अपनी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई। जल्दी अगली यूनिट लेकर आता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जय हिंद।